यूके ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम जो चल रहे हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? यूके ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आपका सिलेक्शन जीएस कराएगा, क्योंकि उत्तराखंड और हिंदी तो सब पढ़ रहे हैं। प्री की तैयारी करेगा, इसकी तैयारी करेगा, उसकी तैयारी करेगा, ये सब चीज़ बकवास है। यही जो सब्जेक्ट हैं आपके आईएएस में भी है, यूपीएससी में, यही पीसीएस में। 6-7 साल दिन रात लगा दे रहे हैं बट वो रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? पढ़ना आसान है, प्रैक्टिस करना और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो उनका 100% सिलेक्शन होता है। मेंस भी बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं। अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर हैं तो आपके इंटरव्यू में चाहे कितने कम नंबर आए, ठीक है, वो सिर्फ इतना प्रभावित करेगा कि अगर आपको आईआरएस बनना है तो आप आईपीएस बन सकते हैं, अगर आपको आईपीएस बनना है आप आईएएस बन सकते हैं। एक सफ़र जो सपनों से शुरू होता है और डिसिप्लिन पर ख़त्म होता है। हर एस्पिरेंट्स के मन में एक ही सवाल होता है कि क्या मैं आईएएस पीसीएस बन पाऊंगा? बस वो सोचते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन्हीं सब का सवाल हम जानने के लिए आज हमारे साथ हैं अविनाश त्यागी जी, जो इस क्षेत्र में कई सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। आज इन्हीं सब सवालों को हम जानेंगे सर से कि क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण क्या है। आज यही सब हम जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर वाला में। थैंक यू सर। सर जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे तैयारी स्टार्ट कब से कर देते हैं, मतलब किस टाइम से उन्हें सही टाइम है जहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि हम किस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ें। हमारे पास यूपीएससी के द्वारा दो चीज़ें दी गई हैं, एक दिया गया सिलेबस और एक दिए गए हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक, और इन्हीं के आधार को बना करके हमें जो है अपनी रणनीति बनानी होती है। अब समस्या क्या आती है, बहुत सारे जो मैं देखता हूँ इनिशियल स्टेज में बच्चे जो है ना थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि यूपीएससी जो मांगती है वो मांगती है धैर्य, ठीक है ना। और इसके जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 2 साल का समय चाहिए, 2 साल? क्योंकि उसका सिलेबस है। अब एक जैसे प्रक्रिया है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ की है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है वो 9 महीने में मैच्योर होता है, ठीक है ना, तो वो इतना टाइम तो लगेगा ही, जी। है ना। अगर वो बच्चा 6 महीने में या 7 महीने में पैदा हो रहा है या 8 महीने में पैदा हो रहा है तो उस बच्चे की स्थिति कैसी होगी? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होगी ना। तो जो यूपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, वो अपने आप में इतना वाइड है कि उसको कवर करने में आपको 2 साल लगेंगे। सर बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं बट आप देख रहे हैं कि सारे बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तैयारी। वो बहुत मेहनत से कर रहे हैं, हम खुद देखते हैं 6-7 साल दिन रात लगा दे रहे हैं बट वो रिजल्ट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? देखो इसमें ना इनिशियल स्टेज में जब बात करते हैं, आज के समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जी। बहुत सारे जो मेंटर हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, वो सब चीज़ सबको पता है कि भाई सिलेबस है, पीवाईक्यू है, ठीक है ना, एनसीईआरटी है, रेफरेंस बुक है, वो सारी चीज़ें। हम उस पर बात नहीं करेंगे जी। हम मुद्दे पे बात करेंगे कि समस्या कहाँ पर है, ठीक है। अब क्या होता है कि बेसिकली जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों में है। हाँ। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो आपको एक मौका दे रहा है कि मेंस लिखने का, ठीक है ना। और सारी भूमिका जो है वो मेंस की है। अगर आपके मेंस में अच्छे नंबर हैं, ठीक है, तो आपके इंटरव्यू में चाहे कितने कम नंबर आए, ठीक है, वो सिर्फ इतना प्रभावित करेगा कि अगर आपको आईआरएस बनना है तो आप आईपीएस बन सकते हैं, अगर आपको आईपीएस बनना है आप आईएएस बन सकते हैं। ऐसे ही इसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। नहीं, अगर आपके मेंस में अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपके पास कितनी नॉलेज है, क्योंकि कोई अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि भाई ये बच्चा जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो उसका एक ऑरा जो है हमारे समाज में एक अलग तरीके का होता है। कहने का मतलब होता है यार इसको बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है ना, तभी तो वो संभालेगा एक बहुत डिस्ट्रिक्ट को, बहुत तभी सारी तो नॉलेज संभाल है, पाएगा। मतलब उसका एक ऑरा है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपको कितनी नॉलेज है
इसको कौन जज कर रहा है? एग्जामिनर। हाँ, इसको जब हम एग्जामिनर। एग्जाम में बैठते हैं। एग्जामिनर का क्या आपके साथ व्यक्तिगत संबंध है? क्या वह प्रत्येक स्टूडेंट को जानता है? कोई रिश्तेदारी, कोई संपर्क, कुछ नहीं। आप उसके लिए एक रोल नंबर है। हाँ, और आपकी जो नॉलेज है, ठीक है ना, वो आपकी आंसर कॉपी में है। ठीक है। अब क्या है, वो आपकी जो कॉपी है उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है ना। अगर आप उनके पैरामीटर में फिक्स हो गए तो आप सेलेक्ट हो गए। अगर आप उसके पैरामीटर में नहीं फिट हुए तो आप बाहर हो गए। अब यहाँ पर समस्या क्या आती है कि बच्चे जो हैं पढ़ते रहते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। पढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब आप मान लीजिए एक कोई बुक है आपके पास, और उस बुक के अंदर लिखा हुआ है कि गाड़ी ऐसे ऐसे चलाना सीखे, उसका पूरा मैनुअल उसके अंदर दिया हुआ है। तो क्या वो बुक पढ़ करके क्या वह व्यक्ति गाड़ी चलाना सीख जाएगा? नहीं, जब तक बैठेगा नहीं, देखेगा नहीं, चलाएगा प्रैक्टिस नहीं करेगा। हाँ, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है ना। पढ़ना आसान है, प्रैक्टिस करना टफ है। और जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो उनका 100% सिलेक्शन होता है। मतलब दिक्कत प्रैक्टिस में आ रही है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, पर प्रैक्टिस सही से नहीं कर। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं वो। तो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए? लिखने का एक पैटर्न होता है। देखिए, मैं एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पर जो ना एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है कि बच्चा शुरू में प्री की तैयारी करेगा, इसकी तैयारी करेगा, उसकी तैयारी करेगा। ये सब चीज़ बकवास है। क्यों? अगर एग्जाम देना तो प्री। अगर बच्चे को जो तैयारी करनी है वो प्री की तैयारी होती ही नहीं है, मेंस की तैयारी होती है। अच्छा, अगर उसके पास समय है, अगर वो उसके प्रति समर्पित है, मेंस की तैयारी होती है। और बच्चे तो प्री सोच के बैठे हाँ। रहते हैं कि जब प्री निकल जाएगा तब हम मेंस की तैयारी अब उसमें करेंगे। समस्या क्या होती है कि प्री हुआ, प्री के 3 से 4 महीने बाद मेंस होता है। ठीक है ना। अब मेंस किसका है? आंसर राइटिंग की स्किल का है। अगर आप 8 मिनट में 250 शब्द लिख पा रहे हैं, यानी कि एक पेपर में आपको लगभग 4000 शब्द लिखने हैं 3 घंटे में। उसमें आपको सोचना भी है, उसकी फ्रेमिंग भी करनी है। अगर उसके अंदर कोई क्वेश्चन आ गया है तो आपको समझना होगा कि ये क्वेश्चन किस पे पूछा गया है। ये कारण में पूछा गया है, ये परिणाम में पूछा गया है, ये उद्देश्य में पूछा गया है, ये प्रभाव पे पूछा गया है। ठीक है ना। पहले तो उस क्वेश्चन को समझना होगा। उस क्वेश्चन को समझने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करनी होगी, उसको लिखना होगा। ठीक है। उसमें निष्कर्ष भी देना होगा। और दूसरी चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ है, यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है ये बुकिश नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। ये जो एग्ज़ाम है ये आपके विचारों का एग्ज़ाम है। आप हमेशा उठा करके देखना यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन, मेंस का, उसमें क्या कहा जाएगा कि आपने विचार व्यक्त कीजिए। हाँ, आप क्या इससे सहमत हैं? ठीक है ना। ये डिस्कशन का है। आज के समय में हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना, स्मार्टफोन है। कीपैड क्यों नहीं है? आज के समय में कीपैड फ़ोन चला रहा है कोई? कोई नहीं चला रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जब आसान हो गई हैं तो इंसान एक समय था जब हाँ। कीपैड फ़ोन जो है वो मतलब एक अच्छा था। ठीक है ना। अब ये और ज़्यादा अपडेट हो गया। ऐसे ही जो है वो आयोग भी अपडेट है। आप 2015 के स्तर पर 2025 में तैयारी नहीं कर सकते बच्चे लेकिन वही पैटर्न पे प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। उसी पैटर्न पे। उनको ये नहीं पता कि आयोग कहाँ पर क्या पूछ रहा है, उसकी अप्रोच कहाँ पर जा रही है। हाँ, ठीक है ना। अब गुरु का क्या काम है? गुरु ने पढ़ना सिखा दिया। अब गुरु तो उंगली पकड़ के नहीं चलेगा ना। अब उन्होंने जो है गुरु से जो है 1 साल या 2 साल पहले पढ़े या 3 साल पहले पढ़े। ठीक है ना। या गुरु ने उनको गाइड किया, ना भी पढ़े गाइड किया। वो उसी पैटर्न को लेकर के आगे चढ़ रहे हैं। वो चाहे कितना ही अपडेट हो वो हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ तो है हमने क्रांतिकारी में किसी व्यक्ति को उठाया, हमने भगत सिंह जी को उठाया, राजगुरु जी को उठाया, या उनको चीज़ें बता दिया। ठीक है। वो चीज़ें नॉर्मल किताबों में भी है। हाँ, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब दूसरा पक्ष क्या है? गुरु इसको कैसे करेगा? अब गुरु क्या बताएगा? गुरु ये बताएगा कि देश, काल, परिस्थिति, इंडिया के पूरे विश्व के अंदर जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं उस पर 90% प्रभाव इन्हीं चीज़ों का है।
देश, काल, परिस्थिति, 3 चीज होगी। दूसरा उद्देश्य, कार्यप्रणाली और विचारधारा। मतलब कि टीचर और गुरु में बहुत अंतर हो जाता है और हम मानते हैं कि टीचर और गुरु सेम ही है। अब क्या हो गया कि उद्देश्य क्लियर हो गया, विचारधारा क्लियर होगी और कार्यप्रणाली क्लियर होगी। अब उन्होंने कोई एक व्यक्ति उठाया जिसका नाम किसी का भी नाम नहीं है उसमें, उन्होंने उठा लिया कोई राजकमल उठा लिया। अब इतिहास के पन्नों में कहीं भी राजकमल नाम का कोई कैरेक्टर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब कोई नई खोज हुई होगी, कुछ आया होगा, कुछ अपडेट हो गया जैसे भी। अब उसने पूछा कि राजकमल क्रांतिकारी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब राजकमल तो आपने पढ़ा नहीं, आप कंफ्यूज हो गए, पर गुरु ने आपको पढ़ना सिखा दिया। अब कोई भी व्यक्ति जो है वो विचारधारा से तो अलग नहीं जाएगा ना, उसकी विचारधारा भी वही होगी, उसका उद्देश्य भी वही होगा, उसकी कार्यप्रणाली भी वही होगी। तो उसमें राजकमल का नाम लिख करके वो पूरा कंसेप्ट निकाल दो। तैयारी कर रहे हैं, आप इतना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद बच्चा प्री निकाल लेता है, फिर प्री के बाद जब मेंस भी बहुत सारे बच्चे निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू में रह जाते हैं, कुछ कारण रहते होंगे, तो शायद उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इस वजह से। नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति मेंस लिख रहा है तो ये नहीं कह सकते कि उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ लागू होती है आपके वनडे एग्जाम पे या कुछ वैसे। आप देखना कि यूपीएससी का जो प्री है, प्री जो है वो कंसेप्चुअल बेस है, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर होगा। अब देखिए समस्या क्या है, समस्या जो सिलेबस है, सिलेबस में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये प्री की बात बता रहा हूँ, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, साइंस टेक है, एनवायरनमेंट है। यही पैटर्न, यही सब्जेक्ट आपके एसएससी के एग्ज़ाम में है, यही आपके जो स्टेट के जो वनडे एग्ज़ाम है ये उसमें भी है। अंतर क्या है, यही जो सब्जेक्ट हैं आपके आईएएस में भी है, यूपीएससी में, यही पीसीएस में है। बहुत सारे बच्चे तो ये भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी, लेकिन अंतर ये है कि उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, सिलेबस सेम है, ठीक है। मतलब बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब छोटा सा उदाहरण मैं बता रहा हूँ आपको, और जो बच्चा तैयारी करता है उसको ये आसानी से बिल्कुल पता है, ठीक है ना। ये मतलब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि भारत में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को जीता, सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या बन जाएगा यूपीएससी में या वैसे, कि इन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ना तो 1 ना 2, 1 और 2 दोनों। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो गया, असत्य है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर उसने पूछ लिया असत्य नहीं है, तब भी कंफ्यूज। बेसिक क्वेश्चन है, और एक शब्द बदलने से ही ऑप्शन बदल जा रहे हैं। बच्चे ने पढ़ तो पूरा रखा है, ये चीज़ है प्रैक्टिस की। सर अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो ऑलरेडी जॉब में हैं उन वही लोग क्रैक कर पा रहे हैं एग्ज़ाम, बाकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए क्लियर मैंने अभी बताया ना आपको कि पहली बात तो ये है कि जो उनके पास संसाधन है, जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, उसको प्रैक्टिस में लेकर के आओ, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर 3 फार्मूले हैं, ठीक है ना। पहला है पढ़ने का तरीका, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हम अवेयरनेस के साथ, ठीक है ना। बच्चे उसको पढ़ते हैं, अवेयरनेस के साथ नहीं पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पे अब ये अवेयरनेस वाला कंसेप्ट कहाँ से आया, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे शायद उस बात से रिलेट करें कि अगर उन्होंने अपने जीवन में कोई भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और उस एग्ज़ाम में जाकर के उनसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया, या वो गलत कर आए, तो मुझे ये बताओ कि अगर कोई एग्ज़ाम बाद में हो और वही क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो क्या वह उस क्वेश्चन को गलत कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने जब आंसर शीट चेक की तो उसने देखा कि मैं ये गलत करके आई, तो उसे फीड हो गया, तो वो अवेयर हो गया उसके प्रति, हाँ, ठीक है ना, वो उसके प्रति अवेयर हो गया। अब वो क्वेश्चन कभी भी आएगा वो गलत नहीं करेगा। ऐसा
डेली लाइफ में भी होता है कि कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं और हमें कोई सामने वाला इंसान टोक देता है तो हमें याद रहता है वो चीज़ हमेशा। अभी जैसे बहुत सारी चीज़ें, तो एक तो अवेयरनेस, अब उस अवेयरनेस के साथ हम किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करें, ठीक है, उसके दो फायदे होंगे। एक, पढ़ाई आपकी बोरिंग नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना, आपके अंदर एक ऐसा कंसेप्ट बिल्ड होगा कि आप उसकी आराम से फ्रेमिंग कर लोगे, ठीक है ना। फिर दूसरी चरण क्या है, फॉर्मेटिंग। ये मुझे लगता है कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, चाहे वो वनडे की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। जी, फॉर्मेटिंग का पैटर्न है। फॉर्मेटिंग से ही अवेयरनेस आती है, फॉर्मेटिंग से ही कंसेप्ट क्लियर होता है, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग से ही इंटरेस्ट आता है, आपको फिर वो बोर नहीं लगेगा पढ़ना, ठीक है ना। दूसरा, जो आप कोई नोट्स बना रहे हैं, 4 पेज के आपके नोट्स बने, उसी फॉर्मेटिंग के माध्यम से वो आपके आधे पेज के नोट्स बन जाएंगे कि बच्चे सही से फॉर्मेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, आधे पेज के नोट्स बन के जब रिवीजन का समय आएगा तो उसको 2 सेकंड में या 2 मिनट में उसको रिकॉल हो जाएगा सारी चीज़ें। दूसरा, फैक्टों के बीच में, कंसेप्ट के बीच में एक अंतर संबंध बन जाता है फॉर्मेटिंग से, ठीक है ना। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि अगर आपकी फॉर्मेटिंग स्ट्रोंग है तो अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ गया उस टॉपिक से संबंधित जो आपको नहीं पता, पर आप उस फॉर्मेटिंग के आधार पर जो है उसको सही कर दोगे, ठीक है ना। मतलब मेन चीज़ ये है कि वो फॉर्मेटिंग सही से नहीं कर पा रहे। अगर वो फॉर्मेटिंग करने नहीं भी क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। और ऐसी ही फॉर्मेटिंग मेंस के लिए, अच्छा, सेम मेंस के पीटी के लिए अलग हो गया, पीटी में सब चीज़ आ गया, मतलब यूपीएससी का प्री हो गया, चाहे पीसीएस का हो गया, चाहे वनडे एग्जाम का प्री हो गया, वो एक चीज़ हो गया। अब मेंस का ही ऐसा है, अब मान लीजिए उसने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसने जब क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पूछने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डिमांड क्या है, क्वेश्चन की मांग क्या है, कि मुझे कितनी लाइन इसमें देनी है, कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर क्रमबद्ध करने हैं, ठीक है ना, कौन से पॉइंट इसमें नहीं जोड़ने हैं, क्या इसके अंदर उदाहरण देना है, ठीक है ना, और फिर निष्कर्ष। ये भी फॉर्मेटिंग है। गुरु का एक बहुत रोल रहता है कि उसे बताना चाहिए कि बेटा किस तरीके से तुम्हें फॉर्मेटिंग करनी है, कैसे मतलब एक सही डायरेक्शन उन्हें देना चाहिए, मुझे लगता है जो आपने बताया सर। बट ऐसा आप देखते हैं कि बिहार, कितने सारे आईएएस वहाँ से निकल रहे हैं, जबकि इतनी सुविधाएं वहाँ पे नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा आईएएस का नाम जब हम लेते हैं तो बिहार से पूछते हैं, बिहार से पूछते हैं। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो यहाँ के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो, 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहले मैंने अभी बताया ना आपको, देशकाल परिस्थितियाँ, ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आज का बांग्लादेश, ये मिलाकर के एक प्रांत था, ठीक है। और सबसे पहले सबसे धनी प्रांत था, बहुत अच्छा प्रांत था। अंग्रेजों ने सबसे पहले जो इस पर नियंत्रण किया था वो बंगाल पे किया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ था वो बंगाल का हुआ था। जहाँ क्रिया होगी वहाँ प्रतिक्रिया भी होगी, ठीक है ना। वहाँ पर बौद्धिक चेतना जो पहले निकली वो वहाँ पर निकली। जैसे हम बोलते हैं कि आधुनिक भारत के अग्रदूत कौन है, राजा राम मोहन राय, कहाँ से थे? वहीं से थे, बंगाल, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक ही प्रांत था, तो उसमें कहने वाली बात नहीं है। तो जितने भी आंदोलन हुए, जैसे आपका बंगाल विभाजन हुआ, राष्ट्रीय चेतना को तोड़ने के लिए हुआ, मतलब जितने भी आंदोलन हुए वो सारी चीज़ें वहाँ पर। तो अब क्या है कि सरकार है, सरकार शोषण कौन कर रहा है? शोषण कर रही है सरकार। अब सरकार जो है वो अमूर्त रूप है जो देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। उस सरकार का ही रूप जो मूर्त रूप है कौन है? वो है अधिकारी, ठीक है ना। डीएम है, एसएसपी है, ठीक है ना, पुलिस वाले हैं। जो आम आदमी का जो शोषण कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, या मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्या है कि हमें इन जैसा बनना है। तो उनके पास पर्पज है, पर्पज स्ट्रांग हो गया। जब आपका पर्पज स्ट्रांग होगा तो गोल आपका आसानी से तुम अचीव कर लोगे। उदाहरण के तौर पे, अब इसको शायद बच्चे रिलेट करें, क्योंकि मेरा जो काम है कि बच्चे के स्तर पे जा कर के उसको चीज़ों को बताना।
बाहुबली सबने देखी होगी, पहला पार्ट, ठीक है ना। अब उसका एक गोल है, जिसका जो हीरो है उसके अंदर बाहुबली, उसका एक गोल है कि मुझे इस पर्वत पर जो है वो चढ़ना है। बचपन से लेकर के जवानी तक वो उस पर प्रयास करता रहा, कई अटेम्प्ट उसने दे दिए, ठीक है। अब उसके पास गोल तो है, पर्पज नहीं है। अभी उसके पास एक मुखौटा नीचे गिरता है, उसकी आकृति बनाता है, तो उसके पास एक पर्पज आ गया। अब सरकारी नौकरी करनी है, कोई भी एग्ज़ाम देना है, ये निकाल देना, वो पर्पज नहीं है। पर्पज ये कि किसी बंदे ने, आप देखिए, चाहे बहुत सारे नाम हैं, चाहे नवनीत सिकरा जी सर हो, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि भाई इनके साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी करी। नवनीत सिकरा जी के साथ एक स्थिति थी, क्योंकि ये आपका रुड़की IIT से पास आउट थे और भोकाल के अंदर भी इसको देखने को मिला था, उसके अंदर दिखाया गया था। तो कुछ ज़मीन के मुद्दे को लेकर के एक पुलिस वाले ने जो है उनके पिताजी के साथ अभद्रता कर दी थी, और वो बात उनके दिल पे ऐसी लगी कि उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे IPS बनना है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें ऐसी चीज़ें घटनाएं हुई हैं, उसके बाद वो वहाँ से कि मुझे ये चीज़ करनी है। बहुत सारे दोस्त अभी हैं। हमने एग्ज़ाम मूवी देखी थी 12th फेल, वो भी एक ऐसी ही कहानी थी। ये हमारे सीनियर रहे हैं, ओह, ये हमारे सीनियर रहे हैं, मनोज कुमार जी। मुझे, हाँ, मतलब दृष्टि में विकास देवी कीर्ति सर से थे। उनके साथ ही नहीं, उनसे नहीं, वो तो शायद 2007 बैच के हैं। विकास देवी कीर्ति सर विकास देवी आपके कीर्ति सर, हाँ सर हैं? हाँ, वो सर नहीं, हमारे गुरुजी हैं। मैं उनको सर नहीं बोलता। विकास देवी कीर्ति सर हो, गुरुजी हो गए, जी। रजनीश राज गुरुजी हो गए, ठीक है। हमारे समय में क्या था कि हमारे समय में वहाँ पर जो तैयारी थी वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उस समय एक अलग पैटर्न था। बहुत सारे, मतलब जितने भी मिले मुझे गुरुजी ही मिले, उन्होंने हमें पढ़ना ही सिखाया, पढ़ाया नहीं। आपने वही ठान लिया कि मुझे भी बनाना है। नहीं, बनाना नहीं, देखो बनेगा तो बच्चा अपने उससे, ठीक है। हाँ, ये लेकिन है एक कि डायरेक्शन तो हाँ, वही एक होता बता है दिया ना, कि बेटा ये करने से, रास्ता ये तुम्हारा। करने से नहीं होगा, ये करने से क्योंकि हो जब जाएगा। तक आपका रास्ता क्लियर नहीं होता है कि आपको किधर से जाना है, गलियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि किधर से जाना है, जब मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा मंजिल पे। वरना आप क्या है, तैयारी करते रहे 6 साल 10 साल करते ही हैं बहुत सारे बच्चे। फिर एक टाइम आता है इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए क्या है, जो बच्चे नहीं प्रिपरेशन कर पा रहे, उसके बाद उनके पास क्या क्या स्कोप है जो वो उधर भी जा सकते हैं। देखिए, अगर वो व्यक्ति UPSC के लिए तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, और सीरियस कैंडिडेट है, तो PCS उसके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए PCS की तैयारी कर रहा है और सीरियस कैंडिडेट है, तो उसके लिए लोअर PCS है, उसके लिए RO ARO है, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब एग्जाम क्रैक कर सकते आराम से कर सकता है। सर, जो बच्चे अभी आप देख रहे हो उत्तराखंड में UK SSSC की एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, उसमें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? बच्चे क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं और यहाँ पे सही से क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, UK SSSC को लेकर के जो है ना, जो एक मैं बच्चों से मिलता हूँ या बात करता हूँ तो उनकी सारी समस्या देखता हूँ। बच्चों को जो है ना आदत पड़ी हुई है चीज़ों को रटने की, ठीक है ना। वो 2010 वाले पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। UK SSSC के अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो UPSC के पैटर्न पे पूछ रहा है। जो उसका ऑप्शन दे रहा है ना कि 1 सही है, 2 सही है, ना तो 1 ना 2, वो UPSC का पैटर्न पूछ रहा है। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, और बच्चे उतने कॉन्सेप्ट ठीक है ना। अब बच्चे जो है वो लूसेंट या वन लाइनर पढ़ करके जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या कि वनडे एग्जाम में आसान है, ठीक है ना, वो उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अब कोई पैटर्न आप चेंज करोगे तो दिक्कत तो होगी, ठीक है ना। एक सब समस्या ये है कि पेपर बहुत टफ बना दिया है, ये हो गया, वो पेपर टफ नहीं है, पेपर फैक्ट से कंसेप्चुअल में आया है, एक कारण ये है। दूसरी समस्या क्या है कि जो बच्चों के सुनने में आया था कि जैसे सर गढ़वाल है, तो पेपर के अंदर गढ़वाली भाषा भी दी है। ऐसा क्यों? ठीक है ना भाई, हमारे सिलेबस के अंदर जो है उत्तराखंड की कला संस्कृति भी है, तो वो तो कला संस्कृति से पूछे गए ना जब सिलेबस में है। तो वहाँ पर स्थानीय भाषा और उसके शब्द पूछ लिए, कुमाऊँ के कुछ स्थानीय भाषा कुछ शब्द पूछ लिए, है ना। अब जो बच्चे प्लेन के हैं उनको उससे मतलब नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है, उसके विषय में बेचारों को जानकारी ही नहीं है।
तो वो कहते हैं कि हमारे 4-5 नंबर जो है यहाँ पर हमारा नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब मैं उन बच्चों से आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जब हम यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न को देखते हैं तो 20 नंबर का हिंदी है, 40 नंबर का उत्तराखंड है और 40 नंबर में आपका जीएस, कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें आ गई। जो यहाँ पर बच्चे तैयारी करते हैं वो हिंदी और उत्तराखंड को उन्होंने कंठस्थ किया हुआ है। ठीक है, और जीएस को वो समझते हैं कैसे कि इसको हम वन लाइनर से कर देंगे। अब जो बच्चे गढ़वाली भाषा को नहीं कर पा रहे हैं, कुमाऊनी भाषा को नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो अपनी पकड़ जीएस पे बना देंगे हाँ तो फिर दिक्कत ही नहीं। तो उसको मार्जिन वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन बच्चे प्रॉब्लम देख रहे हैं ना सीधा। सिंपल सी चीज़ है, उत्तराखंड के अंदर अगर यूके ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम निकालना है तो आपका सिलेक्शन जीएस कराएगा, क्योंकि उत्तराखंड और हिंदी तो सब पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, नई चीज़ क्या है, जीएस। जो आपको घाटा वहाँ पर हो रहा है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जितने भी बच्चे देख रहे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, एक अवेयरनेस के साथ करनी है। आपको एक गोल सेट करना है, आप तभी क्लियर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो गए हैं। अगर आपके सवाल अब भी रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। और ये सीरीज़ को देखने के लिए देखते रहिए करियर वाला।